नमस्कार मित्रों आज लगभग 75 बरस के बाद, लगभग मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 74 प्लस की आप बात कर लीजिए। आजकल रिवाज है कि कुछ संख्या देकर प्लस कर दिया जाता है। तो लगभग 75 बरस के बाद एक बार फिर से मंटो जीवित हो उठा है। पुण्यतिथि का मामला है, इसलिए उसको अच्छे संदर्भ में याद करना बहुत ज़रूरी है। और मित्रों, ये एकमात्र ऐसा लेखक भारतीय और भारतीय उपमहाद्वीप दोनों मैं मिला के बात कर रहा हूँ। भारतीय उपमहाद्वीप से मेरी मुराद पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी है, और भारतीय से हमारा वर्तमान जो भारत है उसमें। और ये एक हकीकत है मित्रों कि हमारे उपमहाद्वीप में सर्वाधिक छपने वाला और सर्वाधिक पढ़े जाने वाला लेखक मंटो एक ऐसा अजूबा है, अजूबा था, अजूबा है भी, क्योंकि उसकी जो स्मृतियां हैं वो कभी भी ख़त्म होने का नाम नहीं लेंगी। अजूबा है हमारे लिए कि 42 वर्ष तक जीने वाला व्यक्ति, वो सिर्फ 42 वर्ष जिया मंटो। और 42 वर्ष में मित्रों उसने क्या कुछ नहीं दिया साहित्य को, आप अंदाज़ा लगा ही नहीं सकते। कहानियाँ, 22 कहानी संग्रह, 22 कहानी संग्रह। कुछ लोग इसको लघु कथा कहने पे बल देते हैं, वो भी चलेगा। बहरहाल 22 संकलन इसके छपे, इसमें कोई संदेह नहीं है। एक उपन्यास भी छपा, रेखा चित्रों की पुस्तक अलग से छपी, रेडियो नाटक अलग से, 5 रेडियो नाटक उनका भी बाकायदा नियमित रूप से प्रकाशन हुआ, 3 लेख संग्रह, 2 रेखा चित्रों के संकलन। इतना कुछ अदब की दुनिया को देने वाला व्यक्ति सिर्फ 42 वर्ष में इतना कुछ दे गया है कि वो जहन से उतरने का नाम ही नहीं लेता। और दूसरी बड़ी बात यह है कि मिर्ज़ा गालिब के बाद एकमात्र मंटो ही था जिस अदीब पर, जिस साहित्यकार पर फिल्म बनी। फिल्में या तो बनी मिर्ज़ा गालिब पर और या फिर मंटो पर, और दोनों ही फिल्में अपने समय में और उसके बाद भी निरंतर चर्चा का विषय बनी रहीं। और दर्शक भी बड़े चाव से मुंतज़िर रहते हैं, प्रतीक्षारत रहते हैं कि इन फिल्मों को कभी भी दिखा दिया जाए, दोबारा इनको दिखा भी दिया जाए तो लोग बड़े रुचि से, उसी पुरानी रुचि दिलचस्पी के साथ और मनोयोग के साथ इन फिल्मों को देखना पसंद करेंगे। थोड़ा सा इसके बारे में और बात कर लेते हैं मंटो के बारे में। मंटो का जन्म जो है वो वर्तमान भारतीय पंजाब, इसके समराला के पास एक गांव है पपरौदी, वहाँ पर इसका जन्म हुआ था। और इसका जो समग्र साहित्य है ये भी 5 खंडों में प्रकाशित हो चुका है, 5 जिल्दों में अलग अलग। और उसकी जो कहानियाँ हैं उसकी सारी कृतियों को ही कह लीजिए आप, लेकिन विशेष रूप से कहानियों को भारत पाक विभाजन का सर्वाधिक प्रामाणिक दस्तावेज भी माना जाता है। ये कहा जाता है, ये निष्कर्ष यही सब ये समीक्षक निकालते हैं कि यदि उस विभाजन की विभीषिका को प्रामाणिक रूप से देखना हो और संवेदनशीलता के साथ समझना हो तो सिर्फ मंटो के साहित्य का सहारा लेना ही काफ़ी है। उसके माध्यम से हम लोग जान पाते हैं कि उस समय क्या हुआ था। और उसका एक नाटक जो है वो तो बड़ा गज़ब का, और उसकी तो सैकड़ों बार उसकी प्रस्तुतियां हो चुकी हैं, और वो टोबा टेक सिंह पर आधारित है। टोबा टेक सिंह के बारे में कहा यह भी जाता है कि इसके कुल पाठकों की संख्या शायद करोड़ों में होगी, और होगी भी। यदि हम वर्तमान आजकल के जो अंग्रेज़ी साहित्य के जो आंकड़े हैं बिक्री के और पढ़े जाने के, उन आंकड़ों को छोड़ भी दें तो ये जानदार टोबा टेक सिंह जो है ये उन सब पर भारी पड़ता है। और इस कहानी पर आधारित नाटक भी लिखे गए अलग से, और नाटक लिखने वालों में हमारे इसी परिप्रेक्ष्य के प्रसिद्ध नाटककार रंगकर्मी डॉक्टर आतमजीत भी शामिल हैं। और डॉक्टर आतमजीत ने तो अपना नाटक जो था, जो इस पर आधारित था, वह अटारी सीमा पर जाकर मंचित भी किया, वाघा सीमा पर जाकर। और वाघा सीमा पर जब उसका मंचन हुआ तो उस मंचन को दूर से देखने के लिए विभाजन रेखा के दूसरी तरफ भी दर्शक जो थे वो अपनी दूरबीनें लगाकर इसका मंचन देख रहे थे। इतना सम्मान किसी लेखक को
नहीं मिला। और सबसे बड़ी बात एक और भी आपको बता दूं, बड़ी दिलचस्प बात यह है कि इस पर कुल 7 मुकदमे चले। कुछ किताबों में 6 का जिक्र है और कुछ में 7 का। 7 में से अविभाजित भारत में अर्थात पार्टीशन से पहले 3 मुकदमे चले, 4 बाद में पाकिस्तान में चले। और बड़ी विचित्र बात ये थी कि इसके दोस्तों में फैज़ भी थे, दोस्तों में कासमी भी थे, दोस्तों में अशोक कुमार अभिनेता गहरे दोस्तों में, और अभिनेता श्याम ये भी गहरे दोस्तों में शामिल थे। और इन दोस्तों पर भी जो रेखा चित्र मंटो ने लिखे, रचे, वो रेखा चित्र आज भी रेखा चित्र साहित्य की बड़ी बहुमूल्य निधि माने जाते हैं कि दौलत है। अगर रेखा चित्र की परिभाषा को देखना हो तो मंटो को पढ़ लीजिए। मंटो ने जो श्याम के बारे में लिखा या मंटो ने जो अशोक कुमार के बारे में लिखा, इनको पढ़ने के बाद पता लगता है कि रेखा चित्रों के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को भीतर तक कैसे भेदा जा सकता है, देखा जा सकता है, ये कला इसी में थी। और मंटो अक्सर कहते भी थे, क्योंकि वो विभाजन के बाद एक बार भारत में आ गए, बम्बई में बाकायदा वो फिल्में भी, फिल्मों की पटकथा वो सारा काम करने लगे, संवाद लेखन का काम करने लगे, नाटक भी एकांकी लिखे, ऑल इंडिया रेडियो के लिए भी पहले भी लिखते थे, विभाजन से पहले भी, विभाजन के बाद तो बाकायदा वर्तमान भारत के ऑल इंडिया रेडियो के लिए बाकायदा वो लिखते रहे। और इसके बाद जब बड़ा दबाव पड़ा, 2 ही बेटियां थीं, तो बेटियों का और बीवी का दबाव कि एक बार आप अपने घर में लौट आओ, जैसे भी है ये हमारे लिए जीना आपके बिना मुश्किल है, और आप हमें वहाँ ले जाकर हमें बाइज़्ज़त रख पाएंगे ये हमें लगता नहीं है, इसलिए बेहतर यह है कि आप अपने घर में लौट आइए। और बड़े भारी मन से 1948 में मंटो वापस लौटा लाहौर। मैंने वो घर भी देखा है, ये लक्ष्मी मैंशन एक स्थान है, नाम अभी तक लक्ष्मी मैंशन ही है, क्योंकि जब ये मार्केटिंग सेंटर बना था, जब ये बाज़ार की दुकानें थोड़ी बहुत थी, तो उसका नाम लक्ष्मी मैंशन था, तो लक्ष्मी मैंशन नाम चला आ रहा है। अभी मंटो का जो पता है वो 8 लक्ष्मी मैंशन, या लक्ष्मी कह लीजिए या लक्ष्मी, जिस लोकप्रिय नाम से उसे जाना जाता है, वही उसका पता है लाहौर में। और वैसे तो मंटो का पता ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती, कभी मकान को बाहर से देखना है तो किसी प्रकाशक से या किसी भी बुक सेलर से पूछ लीजिए, किसी अदीब से पूछ लीजिए, पता चल जाएगा। फ़ोन पे पूछेंगे तो पता चल जाएगा मंटो का घर कहाँ है। सिवाय मंटो के सबको पता था, मंटो को खुद नहीं पता था। ये भी एक दिलचस्प बात उनके बारे में बहुत समीक्षक कहते हैं कि मंटो को खुद नहीं पता था कि उसका घर कहाँ है, लेकिन शेष सारी दुनिया को पता है और पता था कि मंटो कहाँ रहता रहा है, मंटो कहाँ पर रहकर उसने अपनी ज़िंदगी की बहुमूल्य जो कृतियां हैं वो हमें दी। और एक और दिलचस्प संदर्भ मैं आपके साथ साझा कर लेता हूं कि मंटो को यही टोबा टेक सिंह की जो मूल प्रति थी, अपने प्रकाशक को बेचनी पड़ी सस्ते दाम में भी, इसलिए कि पैसे की बड़ी सख्त ज़रूरत थी। पैसे की ज़रूरत सिर्फ दारू के लिए नहीं, दारू तो कहीं से कोई मिल जाता है, कहीं ना कोई पिलाने वाला, लेकिन घर का खर्च बिल्कुल नहीं चलता था। और घर में राशन तो कम से कम भर सके, उसके लिए उसे बहुत सस्ते दामों में, जिसका अंदाज़ा भी आप लगा नहीं सकते, उतने सस्ते दामों में उसको पांडुलिपि बेचनी पड़ी। मंटो अड़े हुए थे, मैं 50 रुपये से कम नीचे बिल्कुल नहीं आऊँगा। पूरी एक कालजयी कृति की जो परिश्रमिक था, कालजयी कृति का, जिसे आप कालजयी कहते हैं, जो अमर हो गई, अमर कृति, 50 रुपये पे अड़े हुए थे। और प्रकाशक समझ गया कि श्रीमान जी को बहुत टोटा है पैसे का, बहुत ज़रूरी इनको शिद्दत से चाहिए, तभी इतनी सस्ती की बात कर रहे हैं, तो बेहतर यह है कि मैं भी अपना भाव तुल कर लूँ। तो प्रकाशक अड़ गया कि मैं तो 20 रुपये से ज़्यादा नहीं दूंगा। श्रीमान जी 50 से 40 आए, 40 से 30 रुपये आए, और जब उसने प्रकाशक ने कह दिया कि मैंने 20 रुपये से ज़्यादा 1 रुपया भी नहीं देना, तो आखिर 20 रुपये लेकर ही वहाँ पर अपनी पांडुलिपि फेंक के आ गए, ये पकड़, तो इसका जो करना हो कर लेना, मुझे 20 रुपये दे, मुझे घर में राशन पानी लेकर वहाँ पहुँचना है। तो ऐसे इस किस्म के लोग, तत्कालीन परिवेश के प्रकाशक भी ऐसे थे और लेखक भी इतने ही फक्कड़ थे। और सबसे बड़ी बात यह कि इसके मुकदमों में
फैज़ भी कई बार गवाही देने आए, कासमी ने भी गवाही दी, और फैज़ के साथ थोड़ी सी अनबन भी रहती थी, क्योंकि इसकी ट्रेजेडी ये भी थी मंटो की कि मंटो को वामपंथी, पूरा वामपंथी नहीं मानते थे, प्रोग्रेसिव नहीं मानते थे, और दक्षिणपंथी कहते थे कि ये तो कमबख्त वामपंथी है, ये प्रगतिशील है, प्रोग्रेसिव राइटर है। मतलब यह है कि उसी खींचतान में मंटो मंटो रहा। मंटो ना वामपंथी लेखक कहलाया और ना ही दक्षिणपंथी लेखक कहलाया। तो ऐसे लेखक को अलग अलग दृष्टिकोणों से याद करना उसकी पुण्यतिथि पर बहुत अच्छा लगता है, और साहित्यकारों के लिए और लेखकों के लिए भी वो अब भी एक ऐसी ज्योति का पुंज है जिसके प्रकाश में बहुत कुछ लिखा, सोचा और समझा जा सकता है। शुक्रिया।